हेलो बच्चों। तो 2025 का अगर आप भी नवोदय का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन नवोदय में या नवोदय के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर एक लाया हूँ, जिसे आप देखिए और उसको हल भी कराऊंगा। ठीक है, और हल कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से नवोदय की तैयारी करना है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो 40 आते हैं और मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटली क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो 2 घंटे में हमें उसे पूरा हल करना होता है और एक OMR सीट मिलती है। ठीक है, जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये है OMR सीट। तो इस OMR सीट में आपको क्वेश्चनों के आंसर फिल करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में से आप ABC और D 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिससे हमें इस OMR सीट में भरना होता है। तो इस OMR सीट के बारे में अगर थोड़ा सा हम जाने तो सबसे पहले यहाँ अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है। ठीक है, फिर यहाँ प्रश्न पुस्तिका संख्या भरना है, यानी जो उसमें प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी जो पेपर होता है उसमें एक संख्या होती है, उसको भरना होता है। ठीक है, इतना हमें करना पड़ता है, बाकी ये सब वहाँ के जो निरीक्षक होते हैं वो कर देते हैं और यहाँ अपना साइन किया जाता है। उसके बाद हो गया, फिर ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि पेपर के क्वेश्चन जो हैं उन्हें हल करके इस पे भरना है। तो देखिए पहला जो सेक्शन है हमारा वो रीजनिंग है और रीजनिंग का जो पहला सेक्शन है, तो देखिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप अगर हल कर लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी किस तरह का पेपर आने वाला है। ठीक है, और किस तरह से हमें हल करना है। एक मॉडल पेपर है मेरे पास, इस मॉडल पेपर को अगर हम हल कर रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, आपको इससे जानकारी होगी, आपको पता होगा कि किस तरह से हमें सवालों को हल करना है। ठीक है, मैथ भी कराऊंगा, हिंदी भी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो ये क्या है कि इसमें से हमें सीधे सीधे ये करना है कि 4 आकृतियां दी हैं। 4 आकृतियों में से कोई एक आकृति अलग होगी। ठीक है, उसी अलग आकृति को हमें छांटना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 बिंदु अंदर हैं और 2 बिंदु यानी 3 बिंदु बाहर हैं। टोटली बिंदु कितने हैं? 5। इसमें भी 2 बिंदु अंदर हैं, 3 बिंदु बाहर हैं और इसमें भी टोटल 5 हैं। इसमें सभी 5 बिंदु बाहर हैं। ठीक है, इसमें 2 बिंदु अंदर, 3 बिंदु बाहर, तो सी वाला जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी सी वाला अलग है। तो हमारे प्रश्न नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही था? सी। तो हम सी को भर देंगे। इसको भरने के लिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। साइड साइड में पहले चलाएंगे। ठीक है, साइड साइड ऐसे चला लेंगे और फिर जल्दी से बीच वाला भर लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक एक क्वेश्चन नहीं भरना है तो पहले इस पूरे सेक्शन को हल कर लीजिए। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ स्पेलिंग दिख, मतलब अक्षर दिख रहे हैं इंग्लिश के वर्ड। ठीक है, जैसे ई है, के है, एम है और ये डब्लू मान लीजिए इसको है। तो लेकिन हमें इसके अनुसार ऐसे नहीं भिन्न आकृति पकड़ना है। हमें क्या करना है कि ये देखिए कि इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 और 4, तो 4 रेखाएं इस पे 1 2 3, इस पे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। तो ये सब 4 4 वाली रेखाओं वाले हैं और ये 3 रेखाओं वाला है, इसलिए ये अलग हो गया। तो बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम हल कर लें, बाद में OMR सीट में भरेंगे। ठीक है, 4 4 क्वेश्चन हल कर लीजिए। 4 4 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन पे। ठीक है, रीजनिंग के हर एक चैप्टर पे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ भी देखिए तो 1 2 रेखाएं, 1 2 रेखाएं, 1 2 रेखाएं और इस पे 1 2 3 रेखाएं। तो जब इस पे 3 रेखाएं तो यही वाला अलग होगा। ठीक है, तो डी वाला हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हल करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, भिन्न आकृति हैं यानी हमें अलग छांटना है। फिर ये वाले में क्या है कि देखिए गोला है, फिर गोला, फिर अंदर डॉट यानी बिंदु है। इसमें चतुर्भुज, फिर गोला, फिर बिंदु बना है। फिर देखिए इसमें त्रिभुज, गोला, बिंदु, इसमें त्रिभुज, गोला, बिंदु। तो इनमें से कौन सी अलग होगी? तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी अलग होगी। इसमें अलग अगर हम देखें तो ए वाली होगी। क्यों? क्योंकि सभी जो ये बाहर वाला जो चित्र है, आकृति है, वो सरल रेखाओं से बनी है, लेकिन इसकी जो बाहर वाली आकृति है वो वक्र रेखा से बनी है। ठीक है,
तो इसलिए ए वाला अलग हो जाएगा। अब अगले वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो अब जब ये पूरा हो गया तो हम इसको भर सकते हैं। तो 2 का बी सही है, तो 2 का बी यहाँ भर दीजिए OMR शीट पे, ठीक है, ऐसे करा जाता है। फिर 3 का डी सही है, तो 3 का डी भर दीजिए, ठीक है, बड़े ध्यान से भरा जाता है, ठीक है, ठीक है, एक एक सेक्शन को करके फिर उसी तरह आगे भरते चले जा रहे हैं। 4 का ए सही है, तो 4 का एक यहाँ भर दीजिए। तो इस तरह से OMR शीट भरना है, ठीक है। अब चलते हैं 5वें मतलब दूसरे अपने सेक्शन पे। तो दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग ये है, इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें समान आकृति चुनना है, यानी ये देखना है कि बिल्कुल सेम आकृति कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ये, तो इसी तरह की सेम आकृति कौन सी है? डी, तो डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके सेम आकृति कौन सी है? तो देखिए नीचे ये यानी डी ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले की समान कौन सी आकृति है? इस वाले की समान कौन सी है? तो इस वाले के समान ए ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले के समान आकृति देखिए, तो इस वाले के समान भी ए होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा हल कर लिया। ये समान आकृतियां होती हैं। फिर से हम OMR शीट लेंगे और उस पर भरेंगे, ठीक है। तो 5वें का डी करेक्ट है, तो 5वें का डी भर दीजिए, ठीक है। 6वें का डी करेक्ट है, तो 6वें का डी भर दीजिए, ठीक है। और बड़े सावधानी से भरा जाता है ताकि मतलब इधर उधर ना हो OMR शीट को। और 7वें का ए करेक्ट है, तो 7वें का ए भर दीजिए ऐसे, ठीक है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 8वें का ए करेक्ट है, तो ए भर दीजिए। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी रीजनिंग की जानकारी हो जाएगी कि किस तरह के रीजनिंग आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह की हिंदी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रैक्टिस से ये समझ लीजिए कि 2025 के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। अब देखिए ये जो है इस पे क्या है कि इसको आकृति पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति पूर्ति, यानी आकृति पूरी करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से देखिए सेम टू सेम ये कौन सी भर जाएगी, यहाँ से ये लाइन बनेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको पूरा कर लीजिए आप, ऐसे ऐसे ये भर लिए। फिर यहाँ एक गोला रहेगा और ये ऐसे रहेगा, तो ये किस पे होगी? ये वाली, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला इस पे हो गया। इस पे देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले तो ये वाली ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ऐसे किस पे है? इस पे है, ठीक है। फिर ये यानी डी इस पे होगा, ठीक है। फिर देखिए इसको पूरा करना है यानी आकृति को पूरा करना है, ठीक है। तो इस आकृति का ये हिस्सा जो बचा है इसको पूरा करना है, तो ऐसे आएगी, ठीक है। पहले क्या आएगा? ऐसे से ऐसे आएगी, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका 12वें का देखिए, तो 12वें का कौन सा करेक्ट होगा? ये यहाँ से ऐसे बनेगा, तो इस पे सब है, सब में है ये, यानी यही वाली होगी बी वाली, ठीक है। ये नहीं है ना बीच की लाइन, इसमें भी बीच की लाइन नहीं, और इस पे यहाँ है नहीं, तो ये डी वाला करेक्ट नहीं होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर हम OMR शीट में भरेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको OMR शीट की चीज़ें समझ में आई होंगी। 4 क्वेश्चन करके हम OMR शीट में भरते जाएंगे, ताकि हम लास्ट में अगर हमें टाइम भी ना मिले तो हम कम से कम जितने क्वेश्चन किए हों वो भर तो जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए बाद में टाइम नहीं मिलता है और आप बैठे रहते हैं बाद में इकट्ठा भरने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन करना है और भरते जाना है, ठीक है। अब देखिए अगला सेक्शन क्या है रीजनिंग का, तो ये है श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 आकृतियां दी हैं, तो ये ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, तो अब अगली आकृति कैसे होगी, ठीक है। एक तरह से श्रेणी यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी संख्याओं या चित्रों या आकृतियों को रखने को, मतलब क्रमबद्ध तरीके से रखने को क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, तो फिर क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। इसी तरह इस पे देखिए यहाँ एक लाइन है, फिर यहाँ 2 लाइन हो गई, यहाँ 2 लाइन, एक यहाँ हो गई 3
और एक यहाँ हो जाएगी 4, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे एक लाइन है, फिर ये लाइन तो अभी बनी है, ये वाली बन गई। ठीक है, फिर इस पे एक और आ गई ये वाली, फिर ऐसे बन जाएगी ये, तो जिस पे ये होगी तो यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बिंदु है और एक गोले का चौथाई भाग है, इस पे गोले का आधा भाग है और 2 बिंदु हैं, इस पे गोले के 3 भाग हैं और 3 बिंदु हैं, तो ये पूरा गोला हो जाएगा और 4 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो बी वाला इस पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इस पे देखिए ध्यान से, तो ये गोला है, फिर गोला से यहाँ त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, गोला थोड़ा सा गोला है, फिर त्रिभुज हुआ, फिर गोला हुआ, फिर त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो गोला त्रिभुज यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से श्रृंखला की जाती है। उसके बाद ये जो आकृतियां हैं इन्हें हम सादृश्यता बोलते हैं। ठीक है, सादृश्यता, तो सादृश्यता में क्या होता है कि ये आपस में ये जो दो मतलब इनसे जो गुण निकलेगा, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या पे आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 से यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए 8 है, तो ये 5 से 10 कैसे हुआ, 2 का गुणा होके हुआ ना, 2 गुना हुआ, तो 8 से अब ये क्या होगा, 16 होगा। मतलब ये है कि समझने वाली बात है कि ये जो गुण विकसित कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे इससे क्या हुआ कि ये हो गया, उसी तरह इससे अब आगे क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज है, ये चतुर्भुज हो गया, ये त्रिभुज है, ये भी चतुर्भुज हुआ, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज हुआ, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज हुआ, जहां एक बिंदु है यहाँ 2 बिंदु हो गए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज है तो क्या बनेगा, पंचभुज, 5 भुजाओं वाली आकृति बनेगी। ये भी चतुर्भुज है, पंचभुज, चतुर्भुज है, पंचभुज, चतुर्भुज है, पंचभुज, और यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 बिंदु, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। समझ रहे हैं। इसी तरह देखिए इस पे क्या हुआ, ये गोला है, इधर हुआ, फिर ये सीधे पूरा विपरीत तरीके से मुड़ गया है। ठीक है, तो ये भी विपरीत तरीके से मुड़ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें ये ऐसे था इधर को, ये भी विपरीत हुआ, तो ये भी पूरा विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इस पे 4 है, चतुर्भुज बना, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पंचभुज बनेगा। तो ऐसे पूरा हल हो गया, ये सादृश्यता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारा ये क्या है कि इस पे इसको हम बोलते हैं वर्ग पूर्ति। ठीक है, यानी हमें इस आकृति को पूरा करना है। इस पे कौन सी आकृति सेट होगी यहाँ, तो देखिए इस पे तो यही वाली सेट होगी, फिर दूसरे वाले में इसको पूरा करना है, यानी त्रिभुज को पूरा करना है। तो ध्यान से देखिए, ऐसे बनेगा पूरा त्रिभुज, ऐसे। ठीक है, अब इस पूरी आकृति को निकाल लीजिए, तो इस पूरी आकृति को जब निकालेंगे तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस पे ये पूरा गोला बनेगा, तो इस पूरे गोला से क्या निकला, ये निकला, ये निकलेगा। ठीक है, ये नहीं, ये वाला निकलेगा, डी। फिर इस पे देखिए, इसको भी पूरा कर लीजिए, यहां से पूरा करेंगे अगर हम ऐसे। ठीक है, तो कौन सा निकलेगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा करना। अब ये जो है हमारी दर्पण है। ठीक है, यानी किस तरह की परछाई, अगर हम ये वाला चित्र की परछाई किस तरह बनेगी दर्पण में, तो ध्यान से देखिए, इसमें पॉइंट को ध्यान दिया जाता है। मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, दर्पण के सबसे नजदीक है, तो ये दर्पण के अगर सबसे नजदीक है तो यहाँ यानी यहाँ सबसे पहले ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस पे यहाँ यही है जो ये सबसे नजदीक है, उसके बाद और कोई नहीं होगी, तो डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आर सबसे पहले है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा आगे है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा, ऐसे बनाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ पूरा किस तरह से दर्पण की आकृति बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपको दर्पण की आकृति या कोई भी आकृति में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको समझाऊंगा किस तरह से हमें इनको हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये P है, तो P का ये वाला हिस्सा आगे बना लीजिए, ऐसे और ऐसे, और फिर D का ये वाला हिस्सा आगे रहेगा, ये D हो गया। ठीक है, तो ऐसे, तो अब आप ढूंढ लीजिए, तो देखिए R फिर P फिर D, तो D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस पे गुणा सबसे, तो गुणा इधर आएगा,
सबसे पहले, और प्लस इधर जाएगा, लेकिन ऊपर थोड़ा सा छूटी हुई है आकृति, तो ये वाला होगा। ठीक है, ऊपर ये लाइन छूटी हुई है, इस पे पूरी लाइन है। ठीक है, अब देखिए यन यहाँ पहले है तो यन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, उल्टा, तो यहाँ ये सही है अभी। ठीक है, फिर यू फिर आर, यही वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से दर्पण की आकृतियों को हल करते हैं। उसके बाद देखिए अगली आकृति जो है 8वें भाग पे है, ये है कागज काटना। ठीक है, तो कागज को काटना है, और फिर तो देखिए इसमें सबसे पहले सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से कागज को मोड़ा गया है। तो ऐसे मोड़ा गया है, ऐसे बना, फिर ऐसे मोड़ा गया है। तो अब फिर क्या किया गया है, यहाँ 2 बिंदु काट दिए गए। तो जिसको सबसे बाद में मोड़ा गया है उसी को सबसे पहले खोला जाएगा। तो जब इसको सबसे पहले खोला जाएगा, इसको, ठीक है, क्योंकि इसी को बाद में मोड़ा गया था। अब ये वाला बिंदु यहाँ एक बनेगा, और एक बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं। अब इसको पूरा खोलेंगे तो यहाँ 4 बिंदु हो जाएंगे, और यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप ढूंढ लीजिए 4 बिंदु यहाँ पर, 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ए वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब अगला देखिए, अगले वाले में क्या है कि लास्ट में इसे मोड़ा हुआ है, इसे। ठीक है, तो लास्ट में अगर इसे मोड़ा है तो सबसे पहले इसी को खोलेगा। ठीक है, और यहां से भी वो मोड़ा है। ठीक है, तो जब इसको पूरा खोलेगा यहां से ऐसे बनेगा, और इसको ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, और ये वाला यहीं बनेगा, और ये वाला यहाँ बनेगा बिंदु। ठीक है, अब इसको पूरा खोलेगा जब, तो ऐसे ऐसे यानी ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये बिंदु यहाँ, और ये यहाँ, और यहाँ से ये जो है यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिए, तो ये वाला ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या किया है, यहाँ से मोड़ा है, यहाँ से मोड़ा है, फिर क्या किया है कि इस वाले को पूरा उठा के इधर कर दिया। तो अब ये 3 बिंदु यहाँ पर हैं, तो ये 3 3 6 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें इस साइड कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में ही बिंदु है ना। तो ये वाले पूरा जब इसको पूरा करेंगे तो सिर्फ ये इसी लाइन पे बिंदु रहेंगे, वो भी 6, और इस साइड कहीं बिंदु नहीं बनेगा। तो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो 32वां क्वेश्चन है उसका देख लीजिए। उस पे क्या है कि ऐसे पहले मोड़ा हुआ, फिर ऐसे मोड़ दिया, तो लास्ट में ऐसे मोड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को खोलेगा। तो जब इसको खोलेगा पूरा, तो ये त्रिभुज है, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा ऐसे। ठीक है, और ये बिंदु यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो बिंदु 4 हो जाएंगे, त्रिभुज 2 हो जाएंगे। अब जब इनको पूरा पूरा खोलेगा तो त्रिभुज 4 हो जाएंगे, बिंदु 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु 8 गिनो, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 8 हो गए, और त्रिभुज 1 2 3 4 हो गए। इस पे ये नहीं होंगे क्योंकि ये त्रिभुज यहाँ बाहर है, तो ये गलत है। ये चतुर्भुज है, गलत है। त्रिभुज ऐसे इस साइड को है, तो ये भी गलत है। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कागज काटना होती है जो रीजनिंग, उसको हल करना है। उसके बाद देखिए 9 में क्या है, 9 में है कि ये आकृतियां दी हुई हैं, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इनसे देखिए फर्स्ट वाले में से तो आप बिल्कुल जानते हैं कौन सी आकृति बनेगी, फर्स्ट वाले में से बी वाली बनेगी। ठीक है, अब देखिए इससे कौन सी आकृति बन सकती है, तो इससे आप ध्यान से देखिए, तो यहां से अगर हम इसे कट करें और यहां से कट करें, ठीक है, यहां से कट करें, यहां से, तो ये नहीं बनेगी। ठीक है, ये नहीं बनेगी, ये गलत है। डी वाली देखिए, डी वाली में डी वाली सही होगी, क्योंकि देखिए ये पूरा चतुर्भुज है और ये 2 सेम त्रिभुज है। ये सेम त्रिभुज है ना, इसमें ये 2 ये वाला तो बड़ा बन रहा है, लेकिन ये वाला छोटा बन रहा है, इसलिए ये नहीं बनेगी। ठीक है, अगला देखिए इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो देखिए इसी को ढूंढना सेम टू सेम, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो देखिए ये मिल गया, ये फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया और ये फोर्थ मिल गया। तो इस तरह से सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए
36वां क्वेश्चन है, तो इससे तो बिल्कुल करेक्ट है ए वाला। ठीक है, इसको तो कोई ज़्यादा ढूंढना भी नहीं है। तो 9वां वाला सेक्शन पूरा हुआ। अब लास्ट वाला सेक्शन क्या है, इस पे हमें ये बताना है कि ये आकृतियां कहाँ पर छिपी हुई हैं, यानी छिपी आकृति बताना है। ठीक है, तो देखिए ये किस पर छिपी है, तो इस पे तो है नहीं, इस पे भी नहीं है, ये इस पे भी नहीं है, इस पर है। ठीक है, अब देखिए ये यम की तरह है जो आकृति, ये कहाँ छुपी है, तो ये सी पर छिपी है, आपको दिख रही होगी। ये कहाँ पर छिपी है, तो देखिए ये डी पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर छिपी हुई है, तो इसको हम कहाँ मिलेगी ये हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये ऐसे, तो पूरी तरह से हल करना है, फिर चुनना है। ठीक है, तभी ऑप्शन हम चुनेंगे, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रीजनिंग का सेक्शन, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए मैथ। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जैसे देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 97 होती है, और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी सम संख्या होती है वो 98 होती है। तो अब 98 में 97 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 विषम संख्याओं का अगर योग करना, तो विषम संख्याओं के लिए मैं संख्या पद्धति वाला चैप्टर करा चुका हूँ। ठीक है, आपके मैथ का, तो पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट सही था। आप अगर उस चैप्टर को देख लेते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है, यन गुणे यन। अब प्रथम 10 कह रहा है तो 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा इसका आंसर, तो डी वाला करेक्ट हो गया। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 44 सेकंड में रेलगाड़ी कितना मीटर चली। तो ठीक है, तो ये किलोमीटर में है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45, तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ठीक है, अब 44 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 22, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर गई। अब जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 मीटर है, तो 330 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हल करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो दूसरी संख्या, तो देखिए फर्स्ट वाली संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी 2x है। अब दोनों का गुणनफल दिया है 8192। अब दोनों का जब गुणनफल करेंगे, ठीक है, यहां पर मैं हल कर देता हूं। दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 8192। तो x² बराबर 8192 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो 4, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 2 नाम 18, फिर 1 बचा, 2 छंग 12, 4096 बचा। अब अंडर रूल लगाना पड़ेगा, x का मान निकालना है क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है। ठीक है, तो वर्गमूल करना पड़ेगा, इसको हटाएंगे। और ये किसका होता है 4096, तो ये होता है किसका होता है। अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग 20 से वर्गमूल करते हैं, तो 6 छंग 36, 6 से 42, 7 से 49 हो जाता है, तो 36 हो गए, 4 बचा, 49 96 हुआ, यहाँ 12 हुआ, 12 पहाड़ा 4 बार, 4 चौको 16, 4 चौक 16, 12 चौक 48, 1 49 यानी 64। तो x का मान जो हमारा आया वो 64 आया। अब कह रहा है कि तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या ही आ गई 64 हो गए, यहाँ 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हल कर लेना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 9 और 18 तथा 36 से विभाजित करने पर हर दशा में 4 शेष बचे। तो देखिए छोटी से छोटी जब संख्या बोल रहा है
तो हमेशा क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। 5, 9 और 18 और 36 का एलसीएम कर लीजिए। तो अब देखिए 5, 9, 18, 36 का, तो 9, 18, 36 का तो 36 ही होगा, और 5 का तो 5 का गुणा कर लेते हैं, 36 पंचे 180। तो इसका जो एलसीएम आएगा लासा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम जो आएगा 180 आएगा। अब कह रहा हर दशा में 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचे तो जोड़ दीजिए 184, तो 184 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है, एक ड्रम पानी से 5/6 भाग भरा हुआ है। ठीक है, 5/6 भाग भरा हुआ है। यदि इसे भरने के लिए 75 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ड्रम है, तो देख लीजिए, ड्रम है मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि 5/6 भाग पानी भरा हुआ है, 5/6 भाग। अगर इस ड्रम के हम मान लीजिए ये ड्रम है, ठीक है, अब इस ड्रम के अगर हम 6 भाग करें तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 भाग हो गए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 6 भाग हो गए, अब 5 भाग भरे हुए हैं, तो ये सब भरे हुए हैं मान लीजिए ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सब भरे हुए हैं। अब कह रहा है इसे भरने के लिए 75 लीटर पानी की आवश्यकता हो, यानी अभी इसे पूरा भरना है अगर, तो 75 लीटर पानी और चाहिए। तो यानी कि जो खाली वाला भाग है उस पर 75 लीटर है, 75 लीटर पानी आएगा। तो अब हर खाने में 75 आएगा, तो 75 यहाँ भी आएगा, 75 यहाँ भी आएगा, 75 यहाँ भी आएगा, 75 यहाँ भी आएगा और 75 यहाँ भी आएगा। ठीक है, सभी में। अब कह रहा है कि तो बताइए कि ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है। अभी ये खाली है, लेकिन इसे भरने के लिए 75 लीटर पानी की आवश्यकता है। बाकी ये सब भरे हैं, तो कितने खाने भरे हैं, 5। तो इन 5 में 75 लीटर भरा हुआ है, तो 75 गुणे 5, तो 25, 25, 5 7 35, 2 37, तो 375 लीटर पानी भरा हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 375 लीटर सही हो जाएगा। किसी संख्या का 2/3 भाग 72 है, तो इसका 1/4 भाग, तो देखिए 2/3 भाग 72 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे गुणा करेंगे तिरक। ठीक है, तो 72 गुणे 3/2, तो 36 तिरका 108, तो उस मतलब 108 हुआ। ठीक है, एक का मान कितना आ गया, 108। अब कर रहा है 1/4 भाग, तो इसका 1/4, तो इसको काटेंगे तो 27 चौको 108 होता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो ऐसे हल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैथ की पूरी क्लास कराऊंगा, उसके बाद ये आपको हल करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हिंदी के बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी में देखिए 4 गद्यांश आते हैं। ठीक है, 4 गद्यांश आते हैं, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन होते हैं हर एक गद्यांश के लिए। तो हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है। अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तभी हम उन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक गद्यांश पढ़ रहा हूँ, एक अनुच्छेद, उसको ध्यान से देखिए आप, फिर उसके आंसर हमें देना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास उर्वरता को दर्शाता है। चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अब ये पूरा पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे पट्टी का रंग क्या होता है, तो सबसे नीचे पट्टी का रंग होता है हरा। ठीक है, केसरिया सबसे ऊपर होता है, बीच में सफेद होता है, फिर हरा होता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया, तो देखिए 22 जुलाई 1947, तो 22 जुलाई 1947 वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है, तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं, है ना। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग विकास और उर्वरता का प्रतीक है। यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे
तो यहाँ बताया है कि हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अब राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो 3:2 है। तो इस तरह से पूरा हमें हल करना है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक तरह से पूरा समझ में आया कि पेपर किस तरह का आने वाला है, ठीक है। तो 2025 के लिए अगर आपको बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से तैयारी करना है तो मैं हर एक चैप्टर का अभिसंख्या पद्धति का पूरा कॉन्सेप्ट सहित वीडियो डाला हूं, आप एक बार जाके देखिए और किसी भी बुक को उठा के कोई भी प्रैक्टिस सेट या बुक उठाइए और फिर सवाल हल कीजिए। आपको एक भी सवाल अगर छूट जाए आपसे तो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, आपके कंसेप्ट से नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी मैं पूर्ण संख्या वाला डालने वाला हूँ, ठीक है। जल्द ही पूरे चैप्टर आने वाले हैं, समझ लीजिए एकदम अच्छे तरीके से आपकी 2025 की तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, थैंक।